मॉर्निंग। कल हम लोग निराला जी की कविताएं पढ़ रहे थे, उत्साह और अट नहीं रही। आज उसके प्रश्नोत्तर पर बात करेंगे। इसमें जो पहला प्रश्न है वह है, कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? गरजने के लिए क्यों कहता है? तो जो हमने कविता पढ़ी उसमें जैसा कि हमने जाना कि यहाँ सिर्फ बादल जो है वह बादल की ही बात नहीं हो रही है, बल्कि और भी चीज़ें संकेतात्मक रूप से उसमें कही जा रही हैं। तो यहाँ जो गरजने की बात की गई है, गरजने का अर्थ होता है किसी चीज़ का मतलब विरोध में हम जब कुछ बोलेंगे तो जोर से बोलेंगे। तो यहाँ गरजना इस चीज़ का प्रतीक है कि हमें ज़रूरत पड़ने पर विद्रोह भी दिखाना है, विरोध भी दिखाना है। तो इस कविता में जो बात हो रही है, यहाँ बादल के बरसने की बात हुई है, जिसे धरती की प्यास बुझे, गर्मी खत्म हो जाए, ये सब बातें हुई है। साथ ही गरजने की बात हुई है। कहने का अर्थ यह है कि कवि यह भी चाहते हैं कि सिर्फ प्यार भरी बातें नहीं हो, सिर्फ आनंददायी चीज़ें ही नहीं हो, बल्कि उसमें विद्रोह भी हो। गरजना विद्रोह का प्रतीक है, तो विद्रोह की बातें भी हो, ताकि उन चीज़ों के विरुद्ध विद्रोह की बातें हों जो बुरी हैं, जिनको हटाना जरूरी है, जिनको खत्म करना जरूरी है। तो किसी भी तरह के क्रांति के लिए विद्रोह का भाव होना बेहद जरूरी है। उसमें हम बहुत मीठी मीठी बातें करके क्रांति नहीं कर सकते हैं, उसमें हमें पुरजोर तरीके से अपनी बात रखनी पड़ेगी। तो इसीलिए यहाँ गरजने की बात कही गई है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि कवि ने गरजने की बात इसलिए की है कि यह गरजना जो है वह विद्रोह का प्रतीक है, और कवि चाहते हैं कि विद्रोह हो और उसके माध्यम से नवजीवन का संचार हो, नवजीवन का अंकुरण हो, नवजीवन का निर्माण हो। दूसरा है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? तो यह एक जो इस कविता में जो पूरी बात कही गई है वो उत्साह की ही बात है। उत्साह का अर्थ होता है किसी चीज़ के लिए जोश होना, किसी चीज़ के लिए खुशी वाला जोश होना, किसी अच्छे काम के लिए जोश होना। तो यहाँ उत्साह की तो बात की गई है पूरी कविता में। यह एक इसको हमने जैसा कि शुरू में ही बात किया कि आह्वान गीत है, पुकारा जा रहा है। किसी को आप किसी नए काम के लिए जब बुलाते हैं तो उसमें एक उत्साह की भावना होती है, अरे चलो ये करना है। तो सामान्य जीवन में भी जब हम देखते हैं तो वहाँ एक उत्साह की भावना हमारे मन में होती है, तभी हम किसी नए काम की शुरुआत करने जाते हैं और पुकारते हैं किसी को या किसी से आह्वान करते हैं कि तुम इसमें ये ऐसा करो। तो इसलिए इसका नाम उत्साह रखा गया। बादल का आना, पानी का बरसना, बादल का आना जो होता है वह भी अपने आप में एक उत्साह का प्रतीक है। किसानों के मन में अचानक बादल देख करके उत्साह जगता है। जब बरसात के मौसम में बारिश होती है तो इससे अच्छी कोई बात भारत के बहुतायत लोगों के लिए तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, एक यह कारण भी है। तो उस दृष्टिकोण से भी देखेंगे तो यहाँ उत्साह की ही बात है, जो भी बातें हैं वो। दूसरा, जो नई चीज़ों की बात हो रही है, नया करने की बात हो रही है, क्रांति की बात हो रही है, इन सब में उत्साह की भावना ही मुख्य होती है, इसीलिए इसका शीर्षक उत्साह रखा गया। तीसरा प्रश्न है,
कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है, बादल से क्या क्या अर्थ आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो एक तो अर्थ है कि बादल, बादल के अर्थ में है कि बादल जब आते हैं तो पानी बरसाते हैं, जिससे धरती जो गर्म होकर बेचैन होती है उसकी प्यास बुझती है, पेड़ पौधे फसलों को नई ऊर्जा मिलती है, नया जीवन मिलता है, जो नई चीज़ें लगानी होती हैं, हमें नया फसल लगाना होता है, उन सब में एक जीवन आ जाता है, एक प्राण फूंक देती है बरसात। तो एक अर्थ तो यह है कि बादल पानी बरसाने वाला होता है, जिससे कि प्रकृति हरी भरी हो जाती है और उसमें नवजीवन का संचार हो जाता है। दूसरा है कि बादल को एक विद्रोही क्रांतिकारी के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है। यहाँ कवि के कहने का अर्थ यह है कि वो लोगों से आह्वान कर रहे हैं, ऐसा हम उसका अर्थ मान सकते हैं कि आप अपने अंदर छुपी हुई क्षमताओं को, अपने अंदर छुपे हुए सामर्थ्य को बाहर लाइए, शक्ति को बाहर लाइए और उससे जिन चीज़ों का विध्वंस जरूरी है उनका विध्वंस कीजिए, और विध्वंस कीजिए ताकि जो नया जीवन है, नई चीज़ें हैं वो हो सके, नया जीवन उत्पन्न हो सके और नई चीज़ें समाज में हो सके, संसार में हो सके। तो एक अर्थ यह भी है बादल से का कि वह पुरानी चीज़ों का विध्वंस करता है और नई चीज़ों को उत्पन्न करने में सहायक होता है। इस रूप में भी हम बादल को ले सकते हैं। तीसरा है कि बादल जो है वह सिर्फ पानी बरसाना और बिजली गिराना ही नहीं जानता है, उसका एक अर्थ यह भी है, वह ऐसी शक्ति से उसका अर्थ है जो जन आकांक्षाओं को पूरा कर सकता है, लोगों की इच्छाओं को पूरा कर सकता है और इससे जो बेचैनी है लोगों की वह दूर होती है। तो ऐसी शक्ति के रूप में उसको, तो एक अर्थ यह है बादल का कि वह जन आकांक्षाओं को पूरा करने वाली शक्ति है। इस रूप में बादल को ले रहे हैं कि ऐसी शक्ति, वो चाहे मनुष्य करे या और कुछ करे, ऐसी शक्ति जो लोगों की बेचैनी दूर कर सकता है और उनकी इच्छाओं को पूरा करता है। एक अर्थ और है कि बादल का प्रयोग इस अर्थ में हुआ है कि यह एक ऐसी शक्ति है, इसमें ऐसी क्षमताएं हैं जिससे हमारे जीवन में उत्साह का संचार होता है, हम क्रांति के लिए प्रेरित होते हैं। तो यह जरूरी नहीं है कि हम बादल को देख करके होंगे, ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जो लोगों में ऐसी जागृति ला सके, तो उस रूप में भी बादल का प्रयोग हुआ है। तो बादल उत्साह और संघर्ष भरने वाला है, बादल पानी बरसाने वाला है, बादल जन आकांक्षाओं को पूरा करने वाली शक्ति के रूप में भी देखा गया है। ये सब अर्थ आप बादल का निकाल सकते हैं। चौथा है शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। ध्वन्यात्मक मतलब आवाज वाला प्रभाव पैदा हो, तो उसको नाद सौंदर्य कहते हैं। भाषा का एक सौंदर्य का प्रकार हुआ। तो उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है, छांट कर लिखना है। तो आप कविता को जब पढ़ेंगे तो उसमें आवाज वाले कुछ शब्द आपको दिखाई देंगे, जैसे घेर घेर घोर गगन धाराधर हो, उसके बाद गरजने की जो बात है, एक सेकंड के नीचे चला गया था कविता। उसके बाद बादल गरजो, जो गरजने की बात हो रही है, उसमें है नाद सौंदर्य। इस तरह से जो भी शब्द हैं उनको आपको चुनना है। विद्युत छवि में, जैसे आप पुकार रहे हैं किसी को, तो एक जोरदार आवाज आपके अंदर से आ रही है, आपके मुंह से आ रही है, जिसके द्वारा आप पुकार रहे हैं किसी को, तो यह पुकारने का भाव प्रकट जहाँ हो रहा है। तो उस पूरी कविता में कई पंक्तियाँ ऐसी हैं, जैसे घेर घेर घोर गगन, घेर घेर घोर गगन धाराधर हो, ललित ललित काले गुंगराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे बादल गरजो, ऐसे जो भी शब्द हैं उनको हम
नाच सौंदर्य का मान सकते हैं। इसमें इतने ही प्रश्न हैं। दूसरी जो कविता है, अट नहीं रही, इसमें है छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। जो हमारे अंदर के भाव होते हैं, उनका बाहरी दुनिया में जो चीज़ें चल रही हैं, उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन, सामंजस्य बिठाना। कविता की कौन सी पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है? तो इस कविता में ऐसी कौन सी पंक्तियां हैं जिससे अंदर के जो भाव होते हैं मन में, उनका सामंजस्य बाहरी दुनिया से बैठता है? आइए देखें कौन सी पंक्तियां हैं। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। यह वो भावनाएं हैं जो कवि यहाँ व्यक्त कर रहा है अंदर बाहर की चीज़ों से। अब जैसे उड़ने से मन की स्वतंत्रता या खुशियों के मारे जो हम उछलने लगते हैं या मन हमारा उड़ने जैसा होने लगता है, तो उसको बाहर की चीज़ों से उसका सामंजस्य बिठाया गया। कैसे? तो यहाँ उड़ने की बात हो रही है, आसमान में चिड़ियों के उड़ने की बात हो रही है। सुगंध जो हमारे मन में आता है तो लगता है जैसे प्रकृति बाहर जो हवा चल रही है, सुगंधित हवा, उसको हम अपने सांस में भर लेते हैं। तो कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। घर घर में तुम वह सुगंधित हवा भर देते हो, सांस भर देते हो, जिसको हम महसूस करते हैं अंदर से, हमारे अंदर वह खुशी पैदा करती है, एक मादकता लाती है। तो इस तरह से हम इसको बता सकते हैं। कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही? फागुन का जो मौसम होता है, जैसा कि पहले ही कहा कि उसमें एक नशा सा होता है, एक मादकता होती है, शराब वगैरह वाला नशा नहीं। एक जो आप किसी सुंदर चीज़ को देखते हैं तो एक आपके अंदर मदहोशी सी आती है, क्या कितना सुंदर है ये दृश्य। तो ऐसी स्थिति में बीच में कुछ लोग आ जाते हैं तो उनको भी बताना पड़ता है, इस समय यहाँ कोई होता नहीं है। तो हम लोग क्या कर रहे थे बात कि कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही? तो फागुन की जो सुंदरता होती है, वसंत ऋतु का जो सौंदर्य होता है, उसमें चारों तरफ एक मनोरम दृश्य फैला होता है। इतना बढ़िया वो दृश्य होता है कि जिसको देखकर आपका मन भरता नहीं है, अगर आप उस दृष्टि से देखते हैं तो। ऐसे तो आप आते जाते रोज गुजर जाते हैं, आपको कुछ पता नहीं चले, वो अलग चीज़ है। लेकिन जब आप देखेंगे उसको इस दृष्टि से, जैसे कवि देख रहे हैं, तो आपको लगेगा कि सच में प्रकृति में कितनी चीज़ें हैं, कितनी सुंदरता है। आप अपने घर के आसपास देखेंगे तो आपको उस समय आम के नए पत्ते दिखेंगे या फिर मंजर से लदे हुए पेड़ दिखेंगे। एक अलग सी खुशबू होती है हर तरह के, वो चाहे नींबू का हो या और भी जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, सबके खिलने का समय होता है फूल का, तो उन सब से कुछ ना कुछ खुशबू आती रहती है। उसके अलावा जो हम फूल लगाते हैं वो तो लगाते ही हैं। जो ऐसे भी पेड़ हैं, जो जंगल जो होता है अपने आप पैदा होता है, उसमें भी कुछ फूल आ जाते हैं उस समय। तो एक अजीब सा दृश्य होता है, मनमोहक सा, जिससे आप नज़र हटा नहीं सकते हैं। तो यहाँ वही कारण है कि कहीं हरी पत्ती दिख रही है चमकती हुई, कहीं लाल लाल पत्तियों से लदा हुआ पेड़ दिख रहा है, कहीं फूलों से लदे हुए, जैसे कि फूलों की माला पहन रखी हो उसने, इस तरह से पेड़ फूलों से लदे हुए हैं। चारों तरफ एक मनमोहक खुशबू फैली होती है, सुगंध फैला होता है। तो इन सब के कारण एक मन में उत्साह और उल्लास की भावना होती है, एक त्योहारों जैसा माहौल रहता है मन में हमेशा। तो इन दृश्यों से कभी भी आंख हटाने का मन किसी का भी नहीं करेगा। यही कारण है कि कवि की भी आंख इस सौंदर्य से नहीं हट रही है। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? प्रस्तुत कविता अट नहीं रही है में
कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैं कुछ और ही पढ़ने लगा तो नीचे जो दिया रहता है। हाँ, तो प्रश्न था, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? कवि ने इसमें संपूर्ण प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया है बड़े विस्तृत रूप से। कुछ ही पंक्तियों में किया है, लेकिन इसमें आप अगर खोजेंगे तो बहुत बड़ा विस्तार है। उन्होंने एक उसका जो मादक प्रभाव होता है, मादक प्रभाव का मतलब नशीला सा असर जो होता है, उसको दर्शाया है खूब अच्छे से। कैसे दर्शाया है? तो उन्होंने बताया है कि कैसे चारों ओर एक उल्लास का माहौल होता है, चारों तरफ सुगंध ही सुगंध फैला होता है, हर तरफ त्योहारों जैसा माहौल होता है, पेड़ पौधे सब मानो खुश होकर एक अद्भुत सी छटा बना रहे हैं, एक अजीब सुंदर माहौल बना रहे हैं। अजीब का मतलब यहाँ बुरा नहीं है, अजीब का मतलब ऐसे चमत्कृत करने वाला, उसको भी हम अजीब कह सकते हैं। एक कई बार हम अजीब बोलते हैं, कुछ उटपटांग होता है, लेकिन हम लोग कई बार इसको इस अर्थ में भी बोल सकते हैं कि चमत्कृत करने वाला कुछ है, तो वह भी हमारे लिए अजीब ही है, जो सामान्य नहीं है। तो कवि ने यहाँ पर जो दिखाया है कि सारे पेड़ पौधे, कुछ पौधे छोटे छोटे फल उसमें आ गए हैं, कुछ में नए लाल पत्ते आ गए हैं, किसी में हरे हरे पत्ते आ गए हैं बहुत सारे, कहीं फूलों से लदे पेड़ हैं, नीचे देखें छोटे छोटे जो जंगल होते हैं, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं जो ऐसे ही आ जाते हैं, उनमें आप भांट जैसे होता है उसको देखिएगा पूरा उजले फूलों से लदा रहेगा, और सब में कुछ न कुछ खुशबू होती है, कुछ न कुछ सौंदर्य होता है। फूल तो सुंदर होते ही हैं। नींबू का पेड़ आपके आसपास होगा, उसका जो फूल होता है उसकी एक अलग खुशबू होती है। बाकी जितने भी फूल के पौधे हैं वो सब उस समय अपने चरम पर होते हैं, मानो उन्होंने जमा करके रखा होता है और अभी सब का सब उड़ेल देते हैं। तो कवि ने इसी को दर्शाया है, इसमें प्रकृति के व्यापक स्वरूप को दर्शाया है, व्यापक सौंदर्य को दर्शाया है। व्यापक का मतलब होता है विस्तृत, फैला हुआ, बड़ा। पशु पक्षी सब इसमें ऐसा लगता है जैसे प्रसन्न चित्त घूम रहे हैं, सबका मन खुश होता है, मौसम अच्छा होता है, कोई बेचैन नहीं आपको दिखेगा। होली का मौसम होता है तो उसके चलते अलग तरह का एक माहौल होता है, लोग होली गाते हुए मिल जाएंगे आपको बैठ करके, 4-6 लोग एक जगह जमा होकर ढोल वगैरह लेके। तो शाम के समय ये आपको दिखेगा, दिन में आपको चारों तरफ फूल ही फूल दिखेंगे, अच्छे अच्छे पौधे दिखेंगे जिनमें हरे लाल पत्ते होते हैं। रात के समय खुशबू आएगी फूलों की, कभी इस तरफ से झोंका आएगा तो अलग तरह की खुशबू, इस तरफ से झोंका आएगा तो अलग तरह की खुशबू आएगी। तो आपका मन एक प्रफुल्लित सा रहेगा, एक अलग सा उत्साह आपके मन में भरा मिलेगा कि कुछ हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है। तो इस तरह से कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन इन रूपों में किया है। इसको अगर आप संक्षेप में देखें तो जैसे उन्होंने बताया कि पेड़ों पर नई पत्तियां आ जाती है, हरी और लाल पत्तियां आती हैं, पेड़ फूलों से लदे होते हैं, मानो फूलों की माला पहना दी गई हो उनको, चारों तरफ सुगंध फैला होता है। कुल मिलाकर प्रकृति में एक मादकता का माहौल होता है, एक नशीलापन होता है जिसमें आप अपने आप को खो देना चाहते हैं। आपकी दृष्टि इससे हटती नहीं है, आपका मन इससे हटता नहीं है, चारों तरफ एक मनमोहक माहौल बन जाता है। इस तरह से उन्होंने वर्णन किया है। फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? इसमें भी यही बातें हैं कि फागुन में एक अलग तरह का माहौल होता है। फागुन में ना तो ज़्यादा गर्मी होती है, ना सबसे बड़ा जो तथ्य है वह यही है कि आप बरसात के मौसम में भी हरियाली चारों तरफ होती है, पूरी प्रकृति हरी भरी होती है, मानो कि किसी ने हरे रंग का छिड़काव कर दिया है। लेकिन उस समय उमस होता है। जब बारिश हो रही है उस समय भी आपको गर्मी लग रही होगी कई बार। तो एक मौसम में एक उतार चढ़ाव उस समय चलता रहता है, लोग बीमार पड़ते हैं, फोड़े फुंसियाँ निकल आते हैं, बहुत तरह की बेचैनी होती है। किसान बहुत खुश होते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों की दिक्कतें भी उसमें होती हैं। गर्मी तो गर्मी ही है, गर्मी में तो बेचैनी ही बेचैनी होती है।
आम के फलों और लीची के फलों को छोड़ दीजिए तो गर्मी में कुछ अच्छा दिखता नहीं है। उस समय आपको घर में रहना होता है, धूप में जाते हैं तो तबीयत खराब हो जाती है, बरसात में भीगने ये सब का तो दिक्कत है ही। सर्दियों का भी वही है, सर्दी में सर्दी लगती है, ठंडा लग जाता है तो आप बीमार पड़ जाते हैं, आपको बहुत कपड़ा पहनना पड़ता है। तो ये सब ऋतुएँ जो है वो इस तरह से कुछ अच्छा तो कुछ बुरा भी करती है। लेकिन अब जब आप फागुन की बात करेंगे तो फागुन का जो महीना होता है वह वसंत ऋतु का महीना होता है। इस समय का जो मौसम होता है वह बराबरी का होता है, न ज़्यादा गर्मी होती है न ठंड होती है, बीच का मौसम होता है जो हमारे मन को खुश रखता है, हमारे मन के लायक होता है। हम उस समय संतुष्ट सा महसूस करते हैं, बेचैन नहीं होते हैं। और क्या होता है, न तो आसमान में आपको बादल दिखेंगे, न बहुत कड़ी धूप होगी। बरसात में आपको सूरज देखने के लिए तरस जाएंगे, या जाड़े में भी कुहासा वगैरह लग जाता है। तो इस समय क्या होता है कि आसमान साफ होते हैं, चारों तरफ एक अलग सी स्वच्छता होती है, एक सुंदरता होती है, फूल वगैरह खूब खिले होते हैं, सुगंध तो फैला ही होता है। बाकी जो बातें मैंने कही है इसके विशेषता के रूप में, वो बातें भी हैं इसमें जो अन्य ऋतुओं में नहीं होती है। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं कि कैसे अलग होता है। होली का त्यौहार भी होता है, और भी जो आप और सोचिए इस पर कि और क्या क्या अलग होता है। मैंने काफ़ी सारी बातें बताई हैं, उसको सोचकर आप इसका उत्तर लिखिएगा। पांचवा प्रश्न है, थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ। पांचवा प्रश्न है, इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं बताएं। निराला के काव्य शिल्प की विशेषता बताना वैसे तो थोड़ा मुश्किल है, हम लोग इतना समझ नहीं रखते हैं, फिर भी जो हमारी समझ में आती है बातें हम उनकी चर्चा करें। एक तो ये छायावाद एक समय माना, जैसे भक्ति काल होता है उसी तरह से एक समय था जिसको छायावादी कवि कहे जाते थे कुछ लोग। तो उस क्षेत्र के छायावाद के एक प्रमुख कवि निराला को माना जाता है। इनमें क्या था, खूबियाँ क्या है, प्रकृति का सुंदर चित्रण, एकदम नैसर्गिक चित्रण जिसको नेचुरल आप कह सकते हैं, जो प्राकृतिक संसाधन है उनका मानवीकरण करना। उनको जैसे बादल को उन्होंने एक मानवीकरण अलंकार में कहा, जैसे उससे बातचीत कर रहे थे, ये मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ। उसके बाद प्रकृति को भी उसी रूप में ले आते हैं, सबको मानव के रूप में देखने लगते हैं, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग करते हुए उसका एक अलग तरीके से चित्रण करते हैं। दोनों ही कविताएं जो, दोनों में जो प्रकृति की विशेषताएं हैं या प्रकृति के जो घटक हैं, जो प्रकृति के अंग हैं, उनका एक इस तरह से वर्णन किया गया है, इस तरह से उनको प्रस्तुत किया गया है जैसे वह मानव, अर्थात मानवीकरण अलंकार का प्रयोग करते हुए इनका चित्रण हुआ है। इसमें जो महसूस करने का पक्ष होता है, किसी भी बात को आप कहते हैं तो उसमें दो पक्ष होता है। एक होता है आप क्या महसूस करते हैं, क्या अनुभव करते हैं, और क्या आप अभिव्यक्त कर पाते हैं, क्या आप बताना चाहते हैं। तो ये दोनों पक्ष बड़ा मजबूत इनका होता है। वो जो कहना चाहते हैं आप उसको महसूस कर लेंगे, उनकी भाषा ऐसी है, उनका तरीका ऐसा है कि जो वह कहना चाहते हैं उसको आप महसूस कर लेंगे। तो इस दृष्टि से कविताएं उनकी बेहद अच्छी कही जाएंगी। उसके बाद इसमें जो शब्दों का प्रयोग है उसमें खूब तत्सम शब्द हैं, समासिक शब्द हैं, और भी कुछ ठेठ शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। अट नहीं रही जैसी चीज़ें हैं, और भी कई उसमें शब्द हैं जो ठेठ ग्रामीण शब्द हैं। तो उनका तत्सम शब्दों का भी खूब प्रयोग किया, संस्कृत के शब्दों का, साथ ही साथ उसको सरल बनाने के लिए, उसको आसानी से समझाने के लिए, ताकि जो भाव वह समझाना चाह रहे हैं, जो व्यक्त करना चाह रहे हैं, हम वही समझ पाएँ। इसके लिए उन्होंने ग्रामीण ठेठ भाषा का भी प्रयोग किया है उसमें। तो इस तरह से अगर हम पूरा देखेंगे तो कुल मिलाकर उनकी जो भाषा शैली है, भाषा शिल्प का मतलब हुआ भाषा की बनावट, वह अत्यंत मनोरम
मन को अच्छा लगने वाला, ग्राह्य और सरल है, आसानी से हम उसको समझ, जबकि उसमें भारी शब्द भी हैं, लेकिन उसको इस तरह से प्रस्तुत किया गया है, अलंकारों का ऐसा प्रयोग किया जाता है कि हम उसको आसानी से समझ जाएं। तो ये सारी विशेषताएं निराला जी के काव्य शिल्प की हैं। इसके अलावा बहुत सारी विशेषताएं हैं जो मुझ जैसे तुच्छ ज्ञानी को तो नहीं समझ में आएंगी। हम धीरे धीरे उसको जैसे जैसे और ज्ञान होगा और बढ़ेंगे तो समझेंगे, क्योंकि निराला बहुत बड़े कवि थे, तो हमारे बस की बात नहीं है कि उनकी सारी विशेषताएं हम देख पाएँ। जितना देख पा सकते हैं उतने की हम लोग बात कर लेते हैं, और उसको प्रयास करना है देखने समझने का और भी। तो इस तरह से ये दोनों प्रश्न हमने कर लिया, दोनों कविताओं का। तो आप इनका भी प्रश्नोत्तर कर लेंगे। शब्द जो भी इनमें है, आपकी किताब में दिया होना चाहिए कुछ शब्दार्थ वगैरह। हाँ, शब्द संपदा इसमें दिया हुआ है। धाराधर उन्मन निदाग सकल आभा वज्र अट पाट पाट शोभा श्री पट। आप इसको भी पढ़ने से समझ पाएंगे कैसे संस्कृत के शब्दों के साथ साथ इसमें साधारण शब्दों का भी, ठेठ बोली के शब्दों का भी प्रयोग किया गया। तो इनको आप याद करेंगे, इतने नए शब्द आप जान पाएंगे, इसको याद कर लेंगे और प्रश्नोत्तर बनाएंगे। फिर हम लोग एक कविता और करेंगे, उसके बाद फिर गद्य की ओर चलेंगे। चलिए आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।